नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर। दौरे का पहला पड़ाव लिस्बन। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद पहुंचे दिल्ली। श्रीलंका के अंतिम दिन अनुराधापुरा में 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जयाश्री महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट पाम्बन रेल ब्रिज का किया शुभारंभ। कहा, आसान होगा जीवन, खुलेंगे रोजगार के द्वार। रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी की तमिलनाडु सरकार से अपील। तमिल भाषा में हो मेडिकल कोर्स ताकि गरीब भी बन सके डॉक्टर। अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वाले तमिल नेताओं पर कसा तंज। कहा, तब कहा चला जाता है भाषा का गर्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पुर्तगाल की अपनी यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति पुर्तगाल के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा और खास हो जाती है जब भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस यात्रा में क्या रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा में राष्ट्रपति मुर्मू 7 अप्रैल को सुबह प्राका डो इम्पेरिया प्रनगाड पहुंचेंगी। पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहां राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी।
इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोद फाउंडेशन का दौरा करेंगी और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी। अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। भारत और पुर्तगाल अपने राजनीतिक संबंधों की सफल यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 दिनों की यात्रा के लिए लिस्बन पहुंच रही हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने बात की पुर्तगाल में भारतीय राजदूत पुनीत आर कुंडल से। भारत और पोर्चुगल अपने संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अवसर है कि वो कैसे संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाएं ताकि आने वाले समय में दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन आ रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के जो राजदूत हैं लिस्बन में पुनीत आर कुंडल जी। पुनीत सर, जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है, सबसे पहले इस यात्रा के बारे में बताएं संक्षेप में कि यात्रा है क्या। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ये ब्राजील में G20 के मार्जिन्स पे मिले थे। वहां ये निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष को खास तौर पे मनाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष की जो सबसे जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कह सकते हैं, वो राष्ट्रपति जी की जो ये यात्रा है वो रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं। सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ जो आर्थिक संबंध हैं, इन दोनों को कैसे देखते हैं? वी हैव अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। इट इज रूटेड इन हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं बहुमुखी संबंध, जो कि इतिहास में निहित हैं। इसमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि भारत और पुर्तगाल के संबंध 500 से अधिक साल पुराने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारत और पुर्तगाल का अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पे कॉमन व्यूज हैं। आज के दिनों में क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए भी पोर्चुगल एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है? यूरोप में अगर आप देश देखें जिनके साथ हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो पुर्तगाल सबसे पहला था। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, और मैं आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इट एट द अर्लीस्ट। उसके अंतर्गत ये है कि भारतीय युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। यहाँ पे जो डिमांड आएगी लेबर की किसी भी रूप में, उस डिमांड को हम पूरा करने में सक्षम हैं। राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं होती हैं, इनसे किस तरीके का फर्क पड़ेगा? और आप मानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है हमारी राष्ट्रपति की, वो एक नया ऊर्जा का संचार करेगी दोनों देशों के संबंधों में? जी बिल्कुल। फॉर एनी कंट्री, विजिट बाय द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट रिलेशनशिप बूस्टर दैट यू कैन गेट। तो हमने बात की भारत के राजदूत पुनीत आर कुंडल जी से, जिनका साफ कहना है कि भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है आने वाले समय में भारत और पोर्चुगल के जो संबंध हैं उसको देखते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो रिश्तों में गर्माहट तो आती ही है, लेकिन एक नई ऊर्जामय संचार भी होता है। अपने कैमरामैन सहयोगी कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन।
भारत और पुर्तगाल अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन पेश किया। भारत और पुर्तगाल के बीच तकरीबन 500 साल पुराने संबंध हैं और इस दौरान दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आज दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रुसेआउ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। Very big crowd of people came to see the show. I think it was a wonderful time for everyone, for the dancers on stage and as well for the public. I was also very happy too. It was very fulfilling and heartwarming too. Very, very grateful. It's such a pleasure to be here with all of you, really. That would be amazing. I think we all want. विभिन्न नाट्य विधाओं की प्रस्तुति के दौरान पुर्तगाल के लोगों ने देर तक ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। I loved this kind of dance and I think the performance was very good and they performed very, very well and the whole program was very well designed. So I think it was a very, very good performance. इस अवसर पर पुर्तगाल के सांसद पेड्रो डेलगडो एल्वस भी मौजूद थे, जिनका मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण भाव को और मजबूत करते हैं। Wonderful performance. Fortunately, we've been having for many years now a great dance performers here in Portugal. Some are visiting from India, some are developing and creating an appetite for classical Indian dancing. And so it's a wonderful opportunity to see Tarika Valli, who I've known for many years. She's been hosting several events here in Lisbon. भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों की दास्तान को अब दोनों देश मिलकर और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभर रहा है। लिस्बन से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। थाईलैंड और श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। थाईलैंड में बिम्स्टेक और द्विपक्षीय मुलाकात के कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। वहीं यात्रा से श्रीलंका में द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका यात्रा के अंतिम दिन पूरा में जयाश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा वहां के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अनुराधापुरम में संपन्न हुआ। पीएम सुबह के वक्त जब वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुरम में स्थित जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। पीएम मोदी ने मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ मिलकर नवनिर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधा। प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। ये मंदिर भारत और श्रीलंका के लिए आध्यात्मिक और सभ्यतागत रूप से बहुत महत्व रखता है। मंदिर में एक बोधि वृक्ष है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये सम्राट अशोक की बेटी थेरी संघमित्रा द्वारा भारत से लाए गए पौधे से पनपा था।
मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ महू ओमांथाई लाइन से उन्नत रेलवे ट्रैक और महू अनुराधापुरा रेलवे खंड के लिए नवनिर्मित सिग्नलिंग सिस्टम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से विकसित की गई हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत बुनियादी ढांचा साझेदारी को और गहरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराधापुरा में जो है जयाश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की थी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। शांति और सद्भाव के प्रतीक भगवान बुद्ध के अनुयायी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। उनके संदेश धरती के कोने कोने में प्रसारित हैं और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं भी विदेश दौरों पर उनका उल्लेख करते रहे हैं। कैसे बुद्ध के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व से जोड़ते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दीपो भवा, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ बौद्ध धर्म विश्व में सभी को भारत की विरासत और संस्कृति से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर बुद्ध की जरूर बात करते हैं और कहते हैं कि आज का समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। वे अक्सर विदेशी दौरों पर बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक जयाश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। यह भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सदियों पुराने स्तूपों और मठों से भरा अनुराधापुरा लंबे समय से श्रीलंका की बौद्ध विरासत का प्रतीक रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अभी हाल ही में संपन्न थाईलैंड दौरे पर ऐतिहासिक वॉट फो मंदिर का दौरा किया और लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। यह अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में भी इसकी झलक मिलती है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। यह तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक था। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन करने गए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी, नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे। 2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्रा की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह सभी प्रयास, सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए 8,300 करोड़ रुपए के रेल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया और पाम्बन रेलवे ब्रिज को देश को समर्पित किया। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री ने नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये समुद्री रेलवे ब्रिज तमिलनाडु और रामेश्वरम द्वीप के बीच रेलगाड़ियों की आवाजाही की गति को तेज करेगा। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम तांबरम ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक से तमिलनाडु में इंफ्रा विकास को प्राथमिकता दी गई है। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। रामनाथपुरम से प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए कुल 8,300 करोड़ रुपए के रेल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में तमिलनाडु की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने तमिल, खास तौर पर द्रमुक नेताओं पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि तमिल विरासत और भाषा को वे खुद दुनिया में लेकर जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि तमिलनाडु के नेता तमिल में दस्तखत भी नहीं करते। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। व्यस्ततम विदेश दौरे से भारत आते समय राम सेतु के दर्शन करना, रामेश्वरम पहुंचना और रामनाथ के पूजन अर्चन करना, और वो भी नवरात्र में शक्ति आराधना के अंतिम दिन रामनवमी के दिन, और साथ ही साथ राष्ट्र सेतु पंबन सेतु का लोकार्पण। ये वही अभिव्यक्तियां हैं जिनमें सत्यम शिवम सुंदरम के साक्षात दर्शन होते हैं और जिनकी अभिव्यक्ति एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत में होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन सुशासन की प्रेरणा है। भाजपा सरकारें भी देश में सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। रामनाथपुरम से अश्वनी, अभिषेक और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रामेश्वरम यात्रा को यादगार बताया है। उन्होंने चैत्र रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम और यहां नई इंफ्रा परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है।
रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामेश्वरम यात्रा। रामेश्वरम में रामनवमी की यादगार शुरुआत। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन। 8,300 करोड़ से अधिक की विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। 6 अप्रैल 1980 में स्थापित होने वाली ये पार्टी बीते 45 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बन चुकी है। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 के मुंबई अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां वर्तमान राजनीति का वो सच है जिसको हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। 14 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की संख्या के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बीजेपी। बीजेपी एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है। केंद्र में 2014 से लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार है। लोकसभा में 240 सांसद और राज्यसभा में भाजपा के 98 सांसद हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। जनसंघ से लेकर वर्तमान बीजेपी का यह सफर 72 साल का रहा है, जिसमें 45 साल का बीजेपी का सफर देखा जाए तो यह बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। भाजपा ने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को उठाया है, जिसका असर यह हुआ है कि पार्टी को कई बार राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण ऐसे मुद्दे रहे जिस पर भाजपा ने जन आकांक्षा को सर्वोपरि रखा। सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। भाजपा अपने स्थापना दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम कर रही है, जिसमें आम कार्यकर्ताओं और जनता को जोड़ने के लिए कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें झंडा फहराना, संगोष्ठी, गांव चलो अभियान, स्वच्छता अभियान और बाबा साहब की जयंती प्रमुख रूप से शामिल है। वैचारिक मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते करोड़ों की संख्या में इसके कार्यकर्ता दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं। इसका असर यह होता है कि आज हर वर्ग के साथ यह संगठन कनेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने इसको संवारा है, वहीं अटल और आडवाणी जैसे नेताओं ने इस पौधे को लगाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे वट वृक्ष का रूप दे दिया, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का दृढ़ विश्वास फिलहाल इस पार्टी में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रामनवमी के पर्व की पूरे देश दुनिया में धूम है। रामनवमी यानी वो पावन दिन जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या से लेकर देश दुनिया तक राम भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला। हर गली, हर मंदिर राम नाम के जय घोष से गूंज उठी। देखिए ये खास रिपोर्ट।
शौर्य और संकल्प की दिव्य गाथा, धर्म, मर्यादा और भक्ति का अनुपम संगम। आज है वो पावन दिन जब रघुकुल के रत्न, त्रेता के तारक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शुभ अवतरण हुआ था। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, मर्यादा, अनुशासन और आदर्श जीवन का उत्सव है। राम की नगरी अयोध्या में ये उत्सव विशेष था, जहां सूर्य नारायण ने स्वयं अपनी किरणों से रामलला के विग्रह का अभिषेक किया। रामलला के मंदिर में दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें ठीक रामलला के विग्रह के मस्तक पर पड़ी। 4 मिनट तक यह अद्भुत नजारा जारी रहा। सूर्य तिलक के इस अलौकिक क्षण को अपनी आंखों में बसा लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी और भक्त उल्लास से भर उठे। राम जन्म के उपलक्ष्य में आज वो वहाँ देखने को बड़ा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने आप को बड़ा अनुभूति महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है महत्व इसका। रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, इसी वजह से रामनवमी मनाया जाता है। यहाँ इसी वजह से सब दर्शन करते हैं। यहाँ एक अलग ही पर्व है, भगवान का जन्म है, उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, अपार खुशी है। श्री राम के जीवन का अहम पड़ाव रहे रामेश्वरम में भक्त रामनवमी के अवसर पर उल्लास में डूबे नजर आए। श्रीलंका से वापस लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान से राम सेतु का दर्शन किया। रामनवमी के महापर्व पर पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्राओं में हिस्सा लिया। इस पावन दिन पर नंदीग्राम में अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। समर्थकों और भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर की नींव रखी। मुंबई के श्री राम मंदिर, वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर, नागपुर के श्री पोदोरेश्वर राम मंदिर और अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री राम के दर्शन किए। संभल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भगवान के दर्शन के लिए भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते देखे गए। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भी इस अवसर पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। रामनवमी केवल पूजा ही नहीं बल्कि संकल्प और प्रण का उत्सव है। संकल्प अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को उतारने का, समाज को प्रेम, सेवा और सत्य की राह दिखाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में एक बार फिर आध्यात्मिक भक्ति और दिव्यता के रंग में नजर आई। इस अवसर पर रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। और वहीं चैत्र नवरात्रि की नवमी को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और माता के जयकारे लगाए। रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में किए गए इंतजाम की तारीफ की और फूलों की सजावट को बेहद सुंदर बताया। माँ का बहुत बहुत हमें ऐसे पावन दिन पे यहाँ पर लेके आए और ऐसे हमारे लिए सुविधा बनाई कि हम उनका दर्शन कर पाए। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके माता की आशीर्वाद लेके। यही हमारी प्रार्थना है, सुख शांति कृपा पूरे संसार में बनी रहे। सजावट काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ऐसी तो मैंने बहुत जगह नहीं देखी। मैं दिल्ली से हूँ बट पूरे रास्ते से फूल ही फूल है और दर्शन तक काफ़ी ज़्यादा सजावट है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे। सबसे पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मैं आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो आज संपन्न हो रहा है और माँ वैष्णो देवी के भवन पर भी
शिवचंडी महायज्ञ का आज समापन है। और आंकड़ों की बात करें तो पिछले 9 दिन में तकरीबन 3.5 लाख यात्री जो है मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और आज भी, क्योंकि अभी नवरात्रि आज का भी एक दिन इसमें शामिल है, तो आज शाम तक भी हमें उम्मीद है कि तकरीबन 40-45 हज़ार लोग और भी इसके अंदर इस आंकड़े में जुड़ेगा। और कोशिश हमारी यही रही कि सभी को एक यादगार यात्रा का जो है सफर अनुभव हो और सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों। और एक काफी तरीके का फीडबैक भी हमें रिसीव हुआ है, जिसके ऊपर हम निरंतर काम करते हैं। पद्म पुरस्कार देश के नागरिक पुरस्कारों में से एक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। तेलंगाना से डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। डॉक्टर रेड्डी ने इस सम्मान का श्रेय अपने समूह के सभी डॉक्टरों को दिया। I'd like to thank the government of India for giving me the Padma Vibhushan this year. I've been given the Padma Shri in 2002 and Padma Bhushan in 2016, and I've now received the rare honor of getting all 3 Padma awards. These awards are not only my individual recognition, but recognition of our group. The AIG hospitals as a group of 400 doctors are working together to create an excellence in health services and also to serve people of all areas, irrespective of where they come or irrespective of their economy. बीते गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इनमें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के साहित्यकार जगदीश जोशीला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीश जोशीला बीते 50 वर्षों से हिंदी के साथ ही निमाड़ी साहित्य के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निमाड़ी में 2 उपन्यासों सहित 28 पुस्तकें आपने लिखी हैं। इसके अलावा आपने हिंदी में 28 अन्य पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने निमाड़ी व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किया है। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश जोशीला इसे निमाड़ी और निमाड़ अंचल का सम्मान मानते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे श्रम का आकलन भारत सरकार ने करके मुझे यह जो सम्मान प्रदान किया है, मैं अंतरतम से, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सहर्ष यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। यह पुरस्कार मुझे हिंदी और निमाड़ी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों के संयुक्त श्रम का प्रतिफल के रूप में मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की राधा भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्हें अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार मिलने पर राधा भट्ट ने खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। मुझे भी खुशी भी हुई है, गर्व भी हुआ है कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है। ऐसे मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, वो भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हैं। लेकिन इसकी बात अलग है, ये जैसे ही मुझे मिला तो पूरे देश भर में मुझे जानने पहचानने वाले, कोई दक्षिण भारत से तो कोई भूटान से तो कोई कश्मीर से मुझे बधाई देने लगे, तो ये बात अलग है। सोलापुर के मारुति चित्तमपल्ली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारुति चित्तमपल्ली एक प्रसिद्ध लेखक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा नए मराठी शब्दों का निर्माण किया है। वन विभाग में सेवा करते हुए मारुति चित्तमपल्ली ने पक्षियों, जानवरों और वन संसाधनों पर नई किताबें लिखी हैं। मारुति चित्तमपल्ली को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद सोलापुर के साथ साथ महाराष्ट्र के लोग भी खुश हैं। वहीं पुरस्कार मिलने पर मारुति चित्तमपल्ली ने भी खुशी जताई। तो मला आठवत आहेत, फक्त मला लिहून काढायचे राहिलेले आहेत। काय काम सुरू आहे सध्या काय करताय? हा, सध्या मी ते कोशाचंच काम करतोय। हे जे मराठीला 1 लाख नवीन शब्द आहेत, डायरीमधून शोधून काढून एकत्रित हे करून ते प्रसिद्ध करतोय, कारण ते मराठीला अत्यंत नवीन आहेत। यापूर्वी कोणी त्याचा उपयोग नाही केला आणि लोकांना ते माहिती नाही आहे। नवीनच शब्द आहेत
होती चालू होतं ते सर्व प्रकरण ते द्यायचं वगैरे गेली अनेक वर्ष चालू होतं, पण ते यंदा मिळालं ते. किती आनंद होतोय, हा, किती आनंद वाटतोय. आनंद म्हणजे आनंदच आनंद आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में अमित शाह जम्मू कश्मीर में भाजपा के पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेना है। अमित शाह 7 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट विनय का दौरा करेंगे। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री जम्मू के राजभवन में कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में 15 पीसीआर वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि संबलपुर जिले के नागरिकों को सुरक्षित और निडर करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से 15 अत्याधुनिक पीसीआर वैन दिए जा रहे हैं। बदमाशों के मन में डर और पुलिस प्रशासन के प्रति भय बना रहे ये पीसीआर वैन उसकी जिम्मेदारी लेंगी। पुलिस प्रशासन जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनका साथ दे, ये सुनिश्चित करने के लिए हर वैन में कैमरा लगा रहेगा। संबलपुर जिले में संबलपुर शहर विशेष करके नागरिकों को निर्भय करने के लिए, निडर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 15 अत्याधुनिक पीसीआर वैन का आज लोकार्पित किया गया। उनके मन में डर रहे, दहशत उनके मन में बना रहे, पुलिस प्रशासन के प्रति उनकी भय रहे, ये इस पीसीआर वैन उसकी जिम्मेदारी लेगा। साथ साथ पीसीआर वैन में जो कैमरा लगा है, पुलिस जैसे हमको अभी बताया कि जो पर्सनल भी जाएंगे वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, अच्छा व्यवहार करे, ये भी उस कार्यक्रम में देखा जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तमिलनाडु में रेत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और निर्यात से संबंधित जनहित याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 21 आरोपियों और 6 कंपनियों, फर्मों और अज्ञात अधिकारियों अन्य के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2000 से 2017 की अवधि के दौरान तमिलनाडु के 3 जिलों के समुद्र तट से रेत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और निर्यात किए गए थे। सीबीआई ने तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और चेन्नई में 12 स्थानों पर अवैध खनन, भंडारण, परिवहन, समुद्री रेत खनिजों के निर्यात में कथित रूप से शामिल आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है। अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। कानून बना वक्फ संशोधन बिल, देश भर में लागू होगा नया कानून। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कानून बन गया है। मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। हालांकि कई दल और मुस्लिम संगठन अब भी इसे लेकर राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भाजपा इस कानून को मुसलमानों के हित में बता रही है। भाजपा का कहना है कि इस कानून से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो वक्फ की संपत्तियों पर बरसों से कब्जा जमाए बैठे हैं। नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा, इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा, इस बात की चिंता होनी चाहिए। एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, ख़वातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने की कमान संभाल ली है। वहीं उत्तराखंड में पसमानदा समाज के मुसलमानों ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए वक्फ माफियाओं का पुतला जलाया और अधिनियम का विरोध कर रही राजनीतिक पार्टियों पर भी नाराजगी जताई।
जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उस भ्रांतियों को अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाएं, देश प्रेमी संस्थाएं, राष्ट्रवादी संस्थाएं दूर करके हमारी बहनों को, भाइयों को कोई गुमराह ना कर पाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। यहाँ सबका साथ और सबका विकास की नीति चलेगी, एक तरफा नीति नहीं चलेगी। अगर एक तरफा नीति अगर मुसलमान लोग चलाएंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे, उनके साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल किया गया है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है। वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया था। वहीं लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में जहां सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित उपयोग को लेकर नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में हुई इस मुलाकात के दौरान लोगों ने नए वक्फ कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सभी लोगों ने एक स्वर में इस जनहित कानून के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को महाराष्ट्र के एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री नंदुरबार के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के बाद शिवराज सिंह चौहान कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम, किसान ज्ञान और विज्ञान संवर्धन केंद्र के अलावा महिला तकनीकी पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। और उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक आयोजित हुई। इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस आयोजन की थीम सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय प्रयास थे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की संसद ने हाल के वर्षों में ऐसे अनेक विधेयक पारित किए हैं जो सामाजिक न्याय और सुरक्षा और सभी वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संसद की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे कानून समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने असेंबली में भाग ले रहे प्रतिभागियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। म्यांमार के मांडले में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों को भारतीय सेना फील्ड अस्पताल निरंतर चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। आपदा राहत प्रयास के तहत अस्पताल ने कुल 859 रोगियों का उपचार किया। वहीं इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 20 से अधिक सर्जरी की। इसी कड़ी में म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिनांग याइंग ने भारतीय फील्ड अस्पताल का दौरा किया। जनरल ने उपचाराधीन कई पीड़ितों से मुलाकात की और आपदा के कारण हुए नुकसान और पीड़ा पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस कठिन समय में समय पर और दयालु सहायता के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक सराहना भी व्यक्त की। कॉलेज यूथ आइडियोथॉन 2025 का ग्रैंड फिनाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें शीर्ष 10 विजेताओं की घोषणा की गई। CYI 2025 भारत के कॉलेज परिसरों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल रही है। कॉलेज यूथ आइडियोथॉन 2025 में देश भर के 200 शहरों के 1000 कॉलेजों के करीब 44,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था।
इसमें 15,000 से अधिक स्टार्टअप आइडियाज प्रस्तुत किए गए। मूल्यांकन, मार्गदर्शन और शॉर्टलिस्टिंग के कठोर दौर के माध्यम से शीर्ष 100 छात्र टीमों को 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले के लिए IIT दिल्ली में आमंत्रित किया गया, जहां इन युवा उद्यमियों ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया, शीर्ष सलाहकारों और निवेशकों के साथ बातचीत की और लाइव पिच राउंड में प्रतिस्पर्धा की। फाइनल पिच में शीर्ष 15 छात्र स्टार्टअप शामिल थे, जिन्होंने संस्थापकों और इनोवेशन लीडर्स की ज्यूरी के सामने प्रस्तुति दी। कॉलेज यूथ आइडियाथॉन इंडिया का कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्टार्टअप फेस्टिवल है या स्टार्टअप कंपटीशन है, और इसकी शुरुआत थिंक स्टार्टअप, MEPSC और IIT दिल्ली ने मिल कर के की। और हमारा जो उद्देश्य ये था कि जो इंडिया के कॉलेज में जो बच्चे आज सोच रहे हैं, उसमें से जो बेस्ट स्टार्टअप है उसको निकाल के लाया जाए। करीब 1 महीने में हमारे पास 45,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो कि 1,000 से ज़्यादा कॉलेजेस से आए थे। फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DDG मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया मुहिम की सफलता और आमजन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग करते नजर आए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DDG मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया मुहिम की सफलता और आम जन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 2019 में शुरुआत हुई थी फिट इंडिया की, और अभी हम लोगों ने इस फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया रूप दिया है माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के निर्देश पे और उनके आइडियाज़ पे। हम लोग साइकिलिंग के ज़रिए ये मैसेज देते हैं भारत की जनता को कि फिटनेस के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, और लोग लगातार आते जा रहे हैं। हमारे साथ कितने साइकिलिंग क्लब्स जुड़ गए हैं, हमारे साथ कितने अन्य क्लब्स जुड़ गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग में देश का मान बढ़ाने वाले साइकिलिस्ट ने भी PM मोदी के फिट इंडिया मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत फायदेमंद है, मतलब शरीर को मतलब अपना क्या बोलते हैं फिटनेस रखना और अपना हेल्थ को फिटनेस रखना। ये साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, लाइक आपका एंडोरेंस, आपकी फिटनेस, आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। फिट इंडिया संडे और साइकिलिंग को हर वर्ग से लगातार समर्थन मिल रहा है। फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस मुहिम में सामने आए और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया। और ये साइकिल संडे ऑन साइकिल्स हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया जी की बहुत बड़ी पहल है। ये फाइट ओबेसिटी कैंपेन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है आज तक का, और इसकी वजह से हम हेल्दी जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसमें बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख सर फॉर टेकिंग सच अमेजिंग इनिशिएटिव। बिकॉज ये देखिए पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा अपना, एंड साइकिलिंग ऑन संडे इज़ वन थिंग। एक आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, और आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये इंट्रोड्यूस कर फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, तो साइकिलिंग एक बेस्ट वे है कि आप अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन देश भर में करीब 500 स्थानों पर हुआ, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के हर वर्ग को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर अब साफ नजर आ रहा है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, GD न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।